साथियों नमस्कार। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार लूणाराम जी दर्जी। हम बात करेंगे लूणाराम जी दर्जी की। सर, एक मारवाड़ की सीट है सांचौर, जो हॉट सीट बनी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सांचौर जो सीट है, क्योंकि सांचौर नया जिला बना है जालोर से अलग होके, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो पूरे प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई है। हर किसी की उस सीट पर नज़र है, और नज़र इसलिए है क्योंकि 3 बार लगातार जालोर सिरोही से जीत हासिल कर चुके सांसद देवजी पटेल को इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट देकर उतारा। तो दूसरी ओर 2 बार लगातार जीत चुके कांग्रेस से, और एक बार 5 साल जो अभी का कार्यकाल रहा गहलोत सरकार का, जिसमें 5 साल मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे सुखराम बिश्नोई चुनावी मैदान में। तो जब एक और मंत्री रहे सुखराम बिश्नोई है, दूसरी ओर 3 बार लगातार जीते सांसद देवजी पटेल सामने है, और दोनों पार्टियों में बगावत के सुर है। एक और जहां टिकट कटने से 2 नेता जो नाराज हुए थे, जीवाराम और दानाराम, जिसमें से जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया, और दूसरी ओर कांग्रेस से भी जो नाराज है डॉक्टर शमशेर अली, जो पूर्व प्रधान रहे सांचौर पंचायत समिति से, जो कांग्रेस से जो मंत्री सुखराम बिश्नोई जिनसे नाराज है, और वो भी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं, जिन पर लोगों की नज़र है कि ये क्या कुछ करेंगे, कितने वोट लेंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी ओर कांग्रेस में जिस तरीके से शमशेर अली नुकसान कर रहे हैं, उसी ओर से भाजपा में बड़ा नुकसान कर रहे हैं जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी, और जीवाराम चौधरी चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर। तो ऐसे में जो भाजपा का वोट कटेगा वो जीवाराम चौधरी काट रहे हैं, और जो कांग्रेस का जो नुकसान होगा वो शमशेर अली कर रहे हैं। तो अब इस नुकसान का कोई आकलन अभी से तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि दोनों पार्टियों को सीधे तौर पर नुकसान जरूर हो रहा है। तो ऐसे में लोग किस ओर जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब चुनावी माहौल में घमासान बड़ा स्तर का हो जाता है, घमासान ज़्यादा होता है, और लगता है कि परिणाम न जाने क्या हो सकता है, तो लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं, लोग खुद सोच में पड़ जाते हैं कि करना क्या है। और वो सस्पेंस अभी भी सांचौर सीट पर लगातार जारी है। अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस और ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है लोगों का। ये जरूर है क्योंकि कांग्रेस का नुकसान शमशेर अली कर रहे थे, ऐसे में शमशेर अली को किस तरीके से देखना चाहिए। और दूसरी ओर जीवाराम चौधरी, क्योंकि लगातार 2 बार वो विधायक रह चुके हैं सांचौर से, और ऐसे में भाजपा के बगावत करके वो बागी बन के चुनाव लड़ने दे रहे, तो वो भी एक बड़ा नुकसान है भाजपा का कर रहे हैं। तो समीकरण बहुत सारे हैं, देखना होगा कि शमशेर अली कितने वोट खींचते हैं और जीवाराम चौधरी कितने वोट ले पाते हैं, और उसके बाद के जो आगे के समीकरण है वो बहुत कुछ कह पाएगा कि किसके लिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस सीट का ये भी है, जीवाराम चौधरी का आखिरी चुनाव उन्होंने कह दिया है, सुखराम बिश्नोई आखिरी चुनाव उन्होंने कह दिया है। तो इस आखिरी चुनाव का भी कुछ रिजल्ट आएगा, या इस बार जनता किस ओर जाएगी, सस्पेंस इस सीट को लेकर बना हुआ है। पूरे प्रदेश के लोगों की इस सीट पर नजर है। देखना होगा कि 3 बार जो लोकसभा में जीत चुके हैं लोकसभा चुनाव में, क्या वो इस बार जीत पाएंगे या नहीं, या फिर मंत्री जी इस बार वापस हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, या क्या पता। क्योंकि आपको पता होगा कि जब मिला जी जैन को जब टिकट दिया था भाजपा ने, तो यही जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी, और बड़े मार्जिन से जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में तमाम अलग अलग समीकरण दिख रहे हैं, तमाम अलग अलग समीकरण लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, न जाने क्या होगा। ये जरूर है कि जब टिकट मिली थी सांसद देवजी पटेल को, उससे और आज में फर्क जरूर है। बीजेपी प्लस हुई है, और ये प्लस होनी बीजेपी किस ओर इशारा करती है। क्या इससे जीवाराम को नुकसान हो रहा है, या फिर कांग्रेस में कुछ होगा, या शमशेर अली अभी लगातार जिस तरीके से जो निर्दलीय चुनाव में अपनी जो ताल और चुनावी जो मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या वो कांग्रेस को कितना नुकसान करेंगे, कितने वोट खींच पाएंगे, कितने वोट लेते हैं, जिसमें मेघवाल समाज के कितने लेंगे, मुस्लिम समाज के कितने लेंगे। ये पूरी जो समीकरण है, हर किसी को इस पर नजर है कि क्या कुछ होगा। जी लूणाराम जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। आपने विश्लेषण बताया सांचौर की सीट को लेकर, आपने एक नाम का जिक्र नहीं किया, वह है दानाराम चौधरी। सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड चल रहा है, जेडी ग्रुप, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी। तो क्या लगता है कि जीवाराम चौधरी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई 2 लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, इसको अपन अगर विश्लेषण में बात करेंगे, दानाराम चौधरी एक नया चेहरा थे। पिछली बार जब 2018 में वो चुनाव लड़ने आए थे, तो 3 महीने के आसपास में वो आए थे, एकदम नया चेहरा थे, और भाजपा ने विश्वास जता के टिकट दिया था, और उसके बाद वो
जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे और 58,000 के करीबन, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा तो याद नहीं होगा, लेकिन 58,000 के करीबन उन्होंने वोट लिया था और सेकंड रहे थे, कांग्रेस जीती थी और थर्ड रहे थे जीवाराम जी। उस समय भी यही माहौल था कि जीवाराम चौधरी वोट ज़्यादा लेंगे दानाराम से, लेकिन आखिरकार कुछ अलग हुआ। उन्होंने 48,000 के करीबन वोट, जीवाराम चौधरी 48,000 वोट के करीबन ही ले पाए थे और ये 58,000 के वोट करीबन दानाराम ले पाएंगे। जैसे ही दोनों की टिकट कटी, भले ही 5 साल एक दूसरे के विरोधी रहे, धुर विरोधी रहे, लेकिन जैसे ही दोनों की टिकट कटी और तीसरे सांसद देवजी पटेल जैसे ही टिकट लेकर आए, उसके बाद दोनों नेता एक हो गए। बताया जा रहा है कि दानाराम चौधरी जीवाराम जी के पास गए, दोनों के कहें कि दोनों एक हुए और दोनों एक होने के बाद में ये जो निर्दलीय चुनाव की ताल ठोकी, उससे पहले कई समीकरण बताए, कई नाराजगियां जाहिर की और उसके बाद में दोनों एक होकर जीवाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतरा। अब इसके पीछे विश्लेषण पे अपन जाएंगे। दानाराम चौधरी एक नया चेहरा थे और सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि दानाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ते तो इतने वोट नहीं ले पाते हैं, ये सबको पता था। इसीलिए और नया चेहरा होने के चलते दानाराम चौधरी को आगे के कैरियर के बारे में भी था कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वोट कम आएंगे, अपना कैरियर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और दानाराम चौधरी उनके साथ हैं सीधे तौर पर। कई सभाओं तो ये माना जा सकता है कि ये दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं बैठ के निशान पर? देखो, सीधे तौर पर तो यही माना जा सकता है कि दोनों की ताकत से ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने में दोनों की ताकत है, न कि एक की, लेकिन अब देखना होगा कि दोनों मिलकर कितना वोट ले पाते हैं। एक बसपा से आ रहे हैं शमशेर अली खान, काफी चर्चाओं में, क्या लगता है कितना नुकसान करेंगे वह कांग्रेस का? क्योंकि बसपा 2018 में भी काफी चर्चाओं में रही थी सांचौर के अंतर्गत। देखो, ये जो शमशेर अली है ये पूर्व प्रधान रह चुके हैं सांचौर के, और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये कांग्रेस के साथ रहे, 2018 चुनाव में भी साथ में थे। और बताया जा रहा है कि उनका जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस में भवर जी को बनाया गया, तो उनको जिला अध्यक्ष बनना था शमशेर जी को, और उसके बाद में ये चीज़ें हुई, नाराज़गी की सामने आई। एक कोई ज़मीन आवंटन का मामला था मुस्लिम समाज का, वो भी था, और उसके बाद में नाराज़गी हुई, जिसके बाद में नए समीकरण बनाए गए। इन्होंने खुद ने नए समीकरण बनाए, बसपा के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, बसपा से लड़ने का रीजन ये भी है कि मुस्लिम समाज के साथ साथ में मेघवाल समाज का वोट लेना, SC ST का वोट लेना। तो वो जो वोट बैंक कांग्रेस का जो मेन वोट बैंक है वो ये खींच रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कितना ले पाते हैं। देखो, होता क्या है, 22,000 वोट पिछली बार बसपा ने लिए थे जब रमेश बोस ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद भी कांग्रेस जीत गई थी। तो इसका मतलब क्या 22,000 तक लेंगे तो क्या कितना नुकसान होगा इस बार? और वो ये आंकड़ा जो 22,000 का बसपा पिछली बार का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कितना कर पाएगी शमशेर अली, कितना लेंगे, क्या 30 तक पहुंचेंगे, 20 तक पहुंचेंगे? तमाम अलग अलग समीकरण है, ताकत पूरी लगा रहे हैं। रमेश बोस भी जो पूर्व प्रत्याशी है बसपा के, वो इनके साथ है, शमशेर अली के साथ में। और देखना ये होगा कि इनकी ताकत कितनी है, क्योंकि ये जो वोट खींचेंगे ये इनकी ताकत दिखा देगी कि ये कांग्रेस के लिए कितने खतरनाक साबित हुए या कितना नुकसान कर पाए। जी, अब हम आते हैं रानीवाड़ा विधानसभा पर। रानीवाड़ा विधानसभा की बात करें तो 2013 में नारायण सिंह देवल चुनाव जीते, 2018 में भी नारायण सिंह देवल चुनाव जीते। देखा जाए तो रानीवाड़ा विधानसभा भाजपा का गढ़ बन चुका है। अब बात चल रही है 2023 विधानसभा चुनाव की, जिसके अंतर्गत एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से नारायण सिंह देवल और कांग्रेस से रतन देवासी मैदान में है। क्या लगता है इस बार आपको? देखो, ये मैं विचार कर ही रहा था कि रानीवाड़ा सीट का जो विश्लेषण है वो पूरे प्रदेश में इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। नए समीकरण बन रहे हैं रानीवाड़ा में, नया कुछ होने जा रहा है। होने क्या जा रहा है? वास्तव में कोई धोखा है या वास्तव में कुछ हो रहा है? देखो, इसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या रतन देवासी इस बार जीत पाएंगे या नहीं। लगातार नारायण सिंह देवल 2 बार जीत हासिल कर चुका है रानीवाड़ा से, और ये कहें कि 2 बार जीतना मतलब एक बीजेपी का गढ़ बना चुके हैं, गढ़ बन चुका है। और अब अपन सटीक विश्लेषण पे करेंगे, एकदम निष्पक्ष विश्लेषण अगर करते हैं तो रतन देवासी 2 बार हारे, क्या उनकी सहानुभूति का फायदा इन्हें मिलेगा? पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, बताया जा रहा है कि चौधरी समाज का कुछ वोट बैंक है, परसेंटेज अपन नहीं कह सकते, न जाने कितना परसेंटेज रतन देवासी को मिलेगा चौधरी समाज का, लेकिन चौधरी समाज बीजेपी का पूरा वोट बैंक था। और अब बता रहे हैं कि नारायण सिंह देवल से नाराज हो गए कुछ वोट बैंक। अब पता नहीं उसका पैमाना तो अपन तय नहीं कर सकते चुनाव से पहले कुछ भी, लेकिन बता रहे हैं कि कुछ वोट बैंक चौधरी समाज का रतन देवासी की ओर जा रहा है, कुछ गाँवों में, कई जगह। तो वो इफेक्ट कितना, असर उसका कितना पड़ेगा, और वो जो मूल वोट है इस रानीवाड़ा में इसका बीजेपी का, वो कितना उस ओर जाएगा, उसका महत्वपूर्ण है। जी, निर्दलीय कोई है जो SC ST वोट का नुकसान करेगा कांग्रेस को, ऐसा कोई रानीवाड़ा में लग रहा है अभी आपको? देखो, ये जो निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार है, जिसमें
एक भरत मेघवाल है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो भरत मेघवाल शायद कुछ पार्टी से है, बिल्कुल बसपा से ऐसा कुछ है शायद, या जी, आजाद पार्टी से है, बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे भरत मेघवाल चुनावी मैदान में है तो वो मेघवाल समाज के SC/ST वोट का नुकसान होगा कांग्रेस को। और इस बार जो बीजेपी की रणनीति है, जो लगातार शुरू से रही है जीत के पीछे नारायण सिंह देवल की, वो एक मजबूत रणनीति रही है। लेकिन अब ये हो रहा है कि चौधरी समाज का जिधर रुख रहेगा वो एक इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि वो बीजेपी को कितना नुकसान होता है और कांग्रेस की तरफ कितना जाता है, जाएगा या नहीं जाएगा ये भी अभी इतना साफ तौर पर अपन क्लियर नहीं कह सकते। जाएगा तो कितने % में जाएगा, क्योंकि देखो हवा कुछ और होती है, धरातल पे कुछ और दिखता है। न जाने जब 25 तारीख से पहले 24 के आसपास में कुछ बदल दे तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि रतन देवासी इस बार मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार हारे हुए हैं, तो सहानुभूति भी होगी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये अपन कह सकते हैं कि रतन देवासी बैकफुट पे नहीं है, मतलब ये कहें कि 2 बार हार गए तो निराश होकर चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि मैं पिछले दिनों रतन देवासी से मिला था, मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो उनका जो आत्मविश्वास है इस बार वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। नारायण सिंह देवल का भी जबरदस्त आत्मविश्वास है, लेकिन चौधरी समाज का जो डैमेज कंट्रोल है वो लगातार नारायण सिंह देवल करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद में कांग्रेस का जो वोट बैंक कैसे टूट के बीजेपी में जाए, जैसे भील समाज का हो, दूसरा हो, SC/ST में हो, और भी अदर समाज के, जो भी वोट बैंक कांग्रेस को मिलता जा रहा है या कांग्रेस का मूल वोट बैंक है, उसे बीजेपी की तरफ या किसी और की तरफ कैसे ले जाएं और कैसे कांग्रेस कमजोर हो और कैसे बीजेपी मजबूत हो, उधर डैमेज कंट्रोल में नारायण सिंह देवल जुटे हुए हैं। दूसरी ओर रतन देवासी भी जीत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और दोनों की टक्कर जबरदस्त है। ये जो मैं अभी भी कह रहा हूं, रानीवाड़ा का जो भी रिजल्ट आएगा बड़ा रोचक रिजल्ट होगा और मुकाबला पिछली बार भी रोचक था, पिछली बार भी जो मार्जिन बहुत कम था वो बहुत ही कम रहा, बहुत कम था, और इस बार बहुत ज्यादा रोचक मुकाबला है क्योंकि नए समीकरण है। जब नए समीकरण होते हैं तो नया कुछ हो जाता है। अब नारायण सिंह देवल भी टक्कर है और नारायण सिंह देवल भी पावरफुल व्यक्ति है, 2 बार लगातार जीते हुए हैं, राजनीति को जानते हैं, वहीं 5 साल तक लगातार, मैं तो कह रहा हूँ 10 साल है तो 10 साल में उन्होंने हर गांव गली ढाणी को जानते हैं। तो रतन देवासी भी है, तो एक ये कहें कि दोनों एक अनुभवी चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। नारायण सिंह देवल हर चीज को जानते हैं तो रतन देवासी हारकर भी मैदान में, दोनों पहलू को देखा जाए तो एक कड़ी टक्कर है। दोनों में जबरदस्त टक्कर रहेगी, ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि दोनों में जबरदस्त टक्कर है। और जो नए समीकरण है वो वास्तव में कितने समीकरण सक्सेसफुल है, वो जब इसका परिणाम आएगा तब लगेगा, तब दोनों नेताओं को उस पर विचार करना होगा कि नए समीकरण किसको फायदा देगा, किसको नुकसान देगा। रानीवाड़ा से एक बाहुल्य समाज आता है, भूमिया राजपूत समाज। जब नामांकन की रैली में मैं भी पहुंचा था, रतन देवासी के नामांकन की सभा के अंतर्गत, जब देखा गया था कि भूमिया राजपूत समाज के कुछ लोगों ने रतन देवासी को समर्थन दिया था, क्या ये भी एक बड़े संकेत है? देखो, मैंने एक बार और आपको बताई सटीक विश्लेषण में कि जो रानीवाड़ा विधानसभा का विश्लेषण करने जाएंगे तो कुछ नए समीकरण दर्शाते हैं और उसी से ही रतन देवासी का आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि वो 2 बार हार चुके हैं। देखो, एक बार होता क्या, बिश्नोई समाज का नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस उठा रही है, पहले भी उन्होंने उठाया, और दूसरा होता क्या है कि बिश्नोई समाज ज़्यादा बीजेपी की तरफ भी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं कर रही है, बीजेपी की तरफ है। और दूसरा, नारायण सिंह देवल की मेहनत भी है उस इलाके में, तो ऐसे में नारायण सिंह देवल को हराना इतना आसान नहीं है रतन देवासी। कम आंकने जैसी बात नहीं रहेगी, कम आंकने जैसी नहीं है, और वो बीजेपी का गढ़ है, 2 बार लगातार जीत चुके हैं नारायण सिंह देवल, तो ऐसे में कम तो नहीं है। लेकिन नए समीकरण रतन देवासी को ऊर्जा दे रहे हैं। अब देखना होगा कि नए समीकरण कितने सक्सेसफुल होते हैं और रतन देवासी के लिए क्या वो जीत की ओर ले जाएंगे या इस बार भी गाड़ी वही उसी मार्जिन में अटक कर रह जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है कि दोनों के लिए, मतलब मार्जिन इतना बड़ा दोनों के लिए नहीं है, तो दोनों के लिए वो विचार करना होगा कि क्या करना है इस बार। हम बात करते हैं अब भीनमाल विधानसभा की। भीनमाल विधानसभा लगातार भारतीय जनता पार्टी के जीत के चलते भाजपा का गढ़ बन चुका है। भीनमाल भी लगातार पूराराम चौधरी जीतते हुए भी आ रहे हैं और टिकट लेकर भी आ रहे हैं। 7वीं बार टिकट लेकर आए हैं पूराराम चौधरी भीनमाल में। देखो, पूराराम चौधरी की बात एक अलग है, उसका रीजन ये है कि पूराराम चौधरी के भाषण, जो लोकप्रियता है उनकी, जो सादगी है, उनके आपस में लोगों से मिलाप है, लोगों के बीच जाना है, एक ये कहें कि जो सादगीपूर्ण जो जीवन होता है वो लोगों को अट्रैक्ट, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और पूराराम चौधरी की कहते हैं कि वो गंभीर है ही नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसकी गंभीर नहीं है, फिर भी वोट ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार जीतना, देखो समरजीत सिंह कोई कमजोर चेहरा नहीं है, उसके बावजूद भी
जिस तरीके से पूराराम चौधरी ने लगातार हार हो रही है, जीत हासिल की पूराराम चौधरी ने और समरजीत सिंह हारे, पहली बात। दूसरा, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस खुद रही है। कांग्रेस के लिए इसलिए नुकसान रहा कि कांग्रेस खुद ने ये कहें कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना। उन्होंने जब ओम सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में एक बार उतार दिया, उसके बाद में समीकरण नए बन गए। ओम सिंह राठौड़ भूमिया समाज से आते, तो भूमिया समाज जैसे ही समरजीत सिंह को बिखराव हो गया और कांग्रेस में वो बिखराव जो है वही कांग्रेस को हराने का कारण बनती आ रही है। तो अब देखना होगा, पिछले दिनों मैंने देखा ओम सिंह राठौड़ जब अब अशोक गहलोत जो आए थे भिंडमाल में और उनके मंच पे नजर आए थे, तो क्या उनके साथ तनमन से हैं, क्या कुछ रहेगा, क्या अंदरूनी कोई घात तो नहीं है? बहुत कुछ है भीनमाल में। ये कहें कि पूराराम चौधरी भी कमजोर नहीं है अपन जितना मानते हैं, ये जरूर है जिला नहीं ला पाए तो बीच में जरूर उन्हें विरोध झेलना पड़ा था पूराराम चौधरी को। लेकिन ये कहें कि सरकार तो समरजीत सिंह की थी, कांग्रेस की थी, तो लोगों ने ये भी बात की कि समरजीत सिंह ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तमाम अलग अलग पहलू होते हैं। जिले की मांग भीनमाल के लोगों की लंबे समय से थी, पूरी नहीं हुई, तो नाराजगी तो जायज़ होती है, लोगों में होनी चाहिए। और भी मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ पे विकास के मुद्दे गौण हैं। मैंने एक देखा है भीनमाल में विकास के मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने दोनों जो प्रत्याशी है, भले समरजीत सिंह हो या पूराराम चौधरी हो। पूराराम चौधरी भी एक अनुभवी और राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। समीकरण बनाना, किसको हराना, कितना कैसे कैसे कर लेते हैं, और कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़कर खुद की जीत में कन्वर्ट करना भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो लेकिन इस बार समरजीत सिंह भी पूरे मूड में है कि वो जीत हासिल करे, और उसी को लेकर वो पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। अगर मान लो कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है जो वोट तोड़ रहा हो, तो उन्हें बिठाने का भी काम किया। तो तमाम अलग अलग समीकरण देखने को मिलेंगे। टक्कर यहाँ भी जबरदस्त है, दोनों पार्टियों में टक्कर है। और ये कह सकते हैं कि समरजीत सिंह जो लगातार हारे हैं, वो सहानुभूति का जो काम है वो भी उन्हें प्लस लेके जाएगी। और इधर पूराराम चौधरी जो ये कहे कि देखो होता क्या है, आप जो व्यक्ति सरलता से है, आप आसानी से आसानी से बहुत सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, लोग उधर ज़्यादा झुकाव करते हैं। जो वोट बैंक बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें बिखराव नहीं होना, और कांग्रेस में जो बिखराव पिछली बार जो हुआ, ओम सिंह राठौड़ जो उतरे, उसके बाद में समरजीत सिंह को वापस दिया, उनकी टिकट काट दी, भूमिया राजपूत ने, ये सब कुछ जो भी कांग्रेस के लिए जो नुकसान का कारण बना, वो अगर इस बार नहीं होते तो कांग्रेस जरूर प्लस में रहेगी। लेकिन ये कहें कि जीत की ओर दोनों को जब अपन देखते हैं तो टक्कर दोनों में जबरदस्त है। ऐसा आसान नहीं है, अगर कोई समीकरण विश्लेषण में कह दें कि एक जीत रहा हो तो आसान नहीं है। माहौल दोनों का बराबर है, दोनों में जबरदस्त टक्कर है। मैं दो बात करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले समरजीत सिंह को समर्थन देने के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भीनमाल दौरे पर थे और उन्होंने सभा की, मगर भीनमाल की जनता की एक बात कहनी है, उन्हें नाराजगी है कि अशोक गहलोत ने कोई जिला बनाने को लेकर कोई संकेत तक नहीं दिया। माना कि घोषणा नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज हो, मगर कुछ ना कुछ अगर संकेत देकर जाते, लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं हैं। देखो, अशोक गहलोत का दौरा महत्वपूर्ण तो था क्योंकि भीनमाल काफी आशा थी यहाँ के लोगों की कि कुछ ना कुछ संकेत देकर जाएंगे सीएम अशोक गहलोत, जो नहीं दे पाए। देखो वरुण जी, अपन जब विश्लेषण करने बैठेंगे तो ये चीज़ सोचनी होगी कि यहाँ के लोगों की मुख्य मांग क्या थी। और प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आज प्रदेश के मुखिया हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि वो आपके उस जगह पे आ रहे हैं जिन्हें मांग थी, जिला बन नहीं पाया, उसका पड़ोसी जिला बन गया। तो ये महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इस ओर संकेत नहीं किया। एक तो देखो आचार संहिता है, चुनाव चल रहे हैं, तो सीधे तौर पर घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की मांग थी तो संकेत जरूर दिए जाना चाहिए। और समरजीत सिंह ने उनमें अपने संबोधन में बहुत सारे संकेत दिए। उन्होंने अपनी जो प्रयास दिए, उन्होंने जो प्रयास किया था समरजीत सिंह ने, वो भी बताए। लेकिन अब देखो होता क्या है, अपन दोनों के विश्लेषण को समझेंगे ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा आई, भीड़ आपको भी पता किसने थी। होता क्या, भीनमाल में लोग चुनावी सभाओं में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। कई बार अपन जब यहाँ एक सभा हो रही है, एक सांचौर में हो रही है, एक दूसरी जगह हो रही है, तो जालोर में भीड़ है, सांचौर में भीड़ है, अंतर होता है। भीनमाल में जो भीड़ आती है उसमें, और वो की वो भीड़ जब सांचौर में होती है, ये अशोक गहलोत है जो सांचौर में भी पिछली बार जब एक सभा को संबोधित किया था, तो वहाँ की जो भीड़ का आकलन करेंगे तो बहुत कुछ अलग है। लेकिन भीड़ वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं होती है, भीड़ कम या ज़्यादा से कोई जीत हार नहीं होती है। जीत हार ईवीएम में जब बटन दबता है और वोट जाता है उसी से होती है। तो दोनों में टक्कर मैं मानता हूँ, और दोनों जो उम्मीदवार हैं वो दोनों कम नहीं है, एक दूसरे से एक भी कम नहीं है, और दोनों ये कह सकते हैं फाइनेंशियली तौर पर जरूर समरजीत सिंह एक ये कहें कि कमज़ोर माने जाते हैं। वो कई बार अलग चीज़ें मानते हैं फाइनेंशियली तौर पर, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों में कोई कमजोरी नहीं है, दोनों ज़बरदस्त एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से, क्योंकि पूराराम चौधरी
कोई उम्र हो चुकी है तो हर किसी को कयास था कि सीट बदलेगी तो एक नए उम्मीदवार का होगा, तो दावेदार भी तैयार हुए, एक दो काफी दावेदार थे। उन्होंने दावेदारी भी की, सांवला राम जी ने भी की, टिकम सिंह जी ने की, लेकिन नरिंगाराम पटेल जी ने भी की। बिल्कुल, तो ये तमाम जो दावेदारी ठीक है, लेकिन एक वापस बीजेपी का पुराने चेहरे पर देखो होता क्या है। पहली जो सूची आई थी बीजेपी की और उसके बाद में जो विरोध और ये तमाम चीजें हुई, बीजेपी प्लस होना चाह रही है, सरकार बनाना चाह रही है, लेकिन बीजेपी की जो कमजोरी रही सीटों के बंटवारे में, टिकट देने में, उसी के कारण जो टिकट देने में जो कमजोरी दिखी है बीजेपी की, वही सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा कि बीजेपी माहौल बनाने में देरी हुई है बीजेपी को, और उसी के कारण फिर उन्हीं चेहरों को वापस बीजेपी ने उतारा कि कहीं विरोध नहीं हो, नया चेहरा उतारेंगे, विरोध हो गया तो सीट हार जाएंगे, तो उसी के कारण बीजेपी ने, मुझे लगता है, और दोनों में टक्कर में कोई कमी दोनों में नहीं है, मैं मानता हूं। बिनमाल की सीट को लेकर मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो एक 10,000 की गली रहती है वोट बैंक की, निर्दलीय वोट बैंक की गली रहती है, जो हर बार कांग्रेस को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है, मगर इस बार वह गली नजर नहीं आ रही है। तो क्या लगता है इस बार आपको? मुझे ये लगता है कि इस बार कांग्रेस चुनावी मूड में है पूरे, और समरजीत सिंह ने इस बार पूरी कोशिश की है। मैं एक बार आपको बीच में टोकना चाहूंगा, 2018 में बसपा ने करीब 6,000 वोट खाए थे, निर्दलीय ने 4,000 खाए थे, कुल मिलाकर देखा जाए तो 12-13 हजार वोट कांग्रेस का नुकसान किया था। देखो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस हर बार जो जीत के लिए पीछे के पर्दे के पीछे के जो समीकरण होती है उनमें बनाने में फैल रही है, और उसी के कारण 2018 में भी, मगर इस बार निर्दलीय कोई असरदार नहीं है बिनमाल के अंतर्गत। तो पिछली बार जब कांग्रेस हारी थी 2018 के सॉरी बिल्कुल 2018 के आप समीकरण देख लीजिएगा, उन्हें हराने का कारण जो आपने बताया वही रहा। तो इस बार कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है, उनके वोट कोई नहीं तोड़े, इसलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि टक्कर रहेगी, दोनों में जबरदस्त टक्कर है। अब हम बात करते हैं जालोर विधानसभा की। जालोर विधानसभा के अंतर्गत भी दोनों पार्टियों में बागी उम्मीदवार भी उतर चुके हैं, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? देखो बागी उम्मीदवार है, देखो सांचौर की चर्चा में सीट है, जालोर की चर्चा में सीट है, लेकिन होता क्या है वरुण जी, एक इंपॉर्टेंट आप पहलू समझिएगा। जीवाराम चौधरी जिस तरीके से बगावत करके चुनावी मैदान में वो जितनी ताकत रखते हैं उतनी पवनी मेघवाल नहीं रखती, पहली तो ये बात है। बिल्कुल। तो उस बगावत को इस बगावत से अपन जब पैमाने पे जोड़ेंगे वोट बैंक में, कन्वर्ट में, तो एक अलग परिणाम होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सांचौर में दोनों पार्टियों में बगावत है, और जालोर में भी दोनों पार्टियों में बगावत, दोनों पार्टियों में समीकरण वही है। लेकिन जालोर में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि एक और जो कांग्रेस में बगावत दे रहे हैं, टिकट उस चेहरे को दी गई जो नया है, जिनके लिए पहली बार चुनाव विधानसभा का है, और वो है कहीं और का चेहरा, वहां उन्हें रमीला मेघवाल जी पूर्व प्रधान रही रानीवाड़ा से, जिन्हें बाहरी चेहरा कहा जा सकता है। तो बाहरी चेहरा अगर मान लो कांग्रेस ने उतारा, किसी रणनीति के तहत उतारा था, लेकिन होता क्या है कि सामने पूर्व विधायक जो रहे रामलाल जी, निर्दलीय चुनाव के तौर पर रहे, मंजू जी नाराज रहे, पूर्व प्रत्याशी जो रही, और सामने पवनी मेघवाल जो बीजेपी से पवनी मेघवाल का रामलाल से कंपेयर तो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वो पूर्व विधायक रह चुके हैं जालोर से, लेकिन पवनी मेघवाल बीजेपी का कितना नुकसान कर पाएगी मुझे ये तो नहीं लगता, लेकिन ये जरूर लगता है कि बड़ा नुकसान मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए, इतना जो अपन जितना सोच सकते हैं कि एक पवनी मेघवाल बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए कर देगी, उतना नहीं जितना रामलाल इफेक्ट करता है कांग्रेस के लिए, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो विधायक रह चुके हैं वहाँ पे, पूर्व विधायक है हाल में, वहाँ की उनको पकड़ है, वो वहाँ के चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हीं की धरातल को वो जानते हैं। पवनी मेघवाल उतना नहीं जानती, और उतना रमीला मेघवाल भी नहीं जानती चुनावी माहौल को या जालोर की एक नफ्स को। और दूसरी ओर जोगेश्वर गर्ग, वो चेहरा जो जीत चुके हैं, पिछली बार जीत के आए, संघ से आते हैं। हाँ, संघ से आते हैं। आपको पता होगा कि जब अमृता मेघवाल को टिकट मिल गया था और उनकी टिकट कट गई थी तो वो शांत रहे, वापस पार्टी ने लगातार जीतते हुए भी आ रहे हैं। ठीक है, और अगर वो उसमें बगावत करते तो कट जाते, उन्हें पता था वो पार्टी के साथ हैं। तो आज आप देखिए 2018 में उन्हें टिकट दिया, वो जीत गए, और उसके बाद में देखो जालोर हमेशा कांग्रेस के लिए एक मुश्किल भरा सफर रहा है, बिल्कुल जो माहौल रहा है। बिल्कुल बीजेपी हमेशा वहां प्लस रही, अमृता मेघवाल जीती, उसके बाद में जोगेश्वर गर्ग जीते, वापिस एक बार चुनावी मैदान में जोगेश्वर गर्ग है। तो मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं कि जोगेश्वर गर्ग कांग्रेस के मुकाबले एक प्लस है, ये मानता हूं मैं। दूसरा जो रामलाल नुकसान करेंगे कांग्रेस के लिए, पवनी मेघवाल की बीजेपी के लिए नुकसान करेगी, लेकिन इस नुकसान के बावजूद भी जोगेश्वर गर्ग को मैं, क्योंकि रमीला मेघवाल एक नया चेहरा है, कोई वहाँ का बहुत अनुभवी चेहरा नहीं है, तो उसके मुकाबले जोगेश्वर गर्ग पावरफुल नेता है, पहले भी रह चुके हैं, विधायक रहे, और अभी वापस 2018 में जीते, अब वापस चुनावी मैदान में, उससे पहले भी रहे। तो मुझे लगता है कि पावरफुल चेहरा है, तो एक प्लस ही मानता हूँ मैं बीजेपी के लिए। अब हम बात करते हैं आहोर विधानसभा की।
शंकर सिंह राजपुरोहित 2013 में चुनाव जीते, उसके बाद भी 2018 में पार्टी ने टिकट बदला, व्यक्ति तो बदला मगर जातीय समीकरण वही रखा। छगन सिंह राजपुरोहित को टिकट दिया गया, शंकर सिंह की जगह छगन सिंह राजपुरोहित को टिकट दिया गया। और देखा जाए तो 2018 में पांचों विधानसभा में सबसे अधिक वोटों से जीत भी दर्ज की छगन सिंह राजपुरोहित ने। तो उसमें आवर की बात की अपन ने, आवर का समीकरण हमेशा से, जब अपन ने पिछले इसका इतिहास उठा के देख लेंगे, कांग्रेस भी रही है वहाँ पे, तो इतिहास में आप देखेंगे कि आवर की सीट बड़ी रोचक मुकाबले की रही है हमेशा से। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि यहाँ पे वो रोचक मुकाबला खत्म हो गया, बीजेपी के लिए एक बढ़त हुई है। आपको पता होगा कि शंकर सिंह भी यहाँ से विधायक रहे आवर से, उसके बाद में छगन सिंह को जब एकदम नया चेहरा था पिछली बार उतारा, लेकिन पिछली बार उतारने के साथ साथ में कांग्रेस में बगावत ज़्यादा थी। आपको पता हो तो बगरा जी के लड़के निर्दलीय चुनाव लड़े गए और उसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। उसके बाद में उस सीट को निकाल नहीं पा रही थी कांग्रेस, तो एक नए चेहरे को सरोज चौधरी, तो उससे क्या हुआ कि इस बार कांग्रेस में नुकसान नहीं है। वहाँ पे कोई कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ने के लिए जो चौधरी समाज से कोई खड़ा हो ऐसा है नहीं, तो एक तो वो फायदा होगा कांग्रेस को। दूसरा, छगन सिंह भी एक अनुभवी व्यक्ति है, पिछली बार 5 साल तक वो विधायक रह चुके हैं, तो वहाँ पे मैं मानता हूँ कांग्रेस पिछले मुकाबले जरूर प्लस है। पिछले मुकाबले जो बगावत हुई, वोट टूटे, उसके मुकाबले तो प्लस है, लेकिन फिर भी चौधरी समाज को, पिछली बार भी चौधरी समाज को टिकट दी थी, इस बार भी सरोज चौधरी है, नया चेहरा है तो, और इधर अनुभवी चेहरा है, तो फर्क रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ भी टक्कर, मैं मानता हूँ बीजेपी कांग्रेस में टक्कर रहेगी वहाँ पर भी, और के लिए भी एक टक्कर है। लेकिन पिछले समीकरण 2018 के आप समीकरण देखेंगे, 4 सीटों पे बीजेपी, 1 सीट पे कांग्रेस। अगर कांग्रेस प्लस होती है, मान लो 1 सीट के अलावा किसी भी सीट पे अगर प्लस होती है तो कांग्रेस के लिए फायदा ही है, क्योंकि वो तो 4 सीटों पे थी नहीं पिछली बार, तो इस बार अगर होती है तो प्लस ही है। राजस्थान में क्या लगता है, क्या सरकार रिपीट होगी या भारतीय जनता पार्टी आ रही है? क्या कहता है लूणाराम जी दर्जी का ये आकलन? देखो, मैं राजस्थान में कई सीटों पे, जो जालोर है, बाड़मेर है, आसपास के 1-2 जिलों में मैं गया। मेरा ये मानना है, क्योंकि 5 साल लगातार जो सरकार रहती है उस दौरान अलग अलग कवरेज करने का मौका मिलता है। क्योंकि मैं फर्स्ट इंडिया से आता हूँ, तो लगातार कई जिलों में, उदयपुर की बात करें, कई जिलों में जाने का मौका मिलता है, कवरेज करने का मौका मिलता है, कई सभाओं को कवर करने का मौका मिलता है। वीआईपी मूवमेंट हो, उदयपुर में जब आपको पता हो कि उपचुनाव हुए वल्लभनगर सीट के, वो भी मैंने देखे। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जब अपन तोल देखेंगे तो 5-5 साल का हर बार रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस बार जो बीजेपी माहौल बनाना चाहिए था वो बना नहीं पाई है। उसका वहां तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कमी रही है। रीजन ये रहा है कि आपको पता हो कि बीजेपी में एक चेहरा, जैसे वसुंधरा राजे जो लीड कर रही है पूरे चुनाव को, अगर पिछली बार में, वो इस बार देखने को बहुत कम मिला। और ये कहें कि वसुंधरा राजे को पहले साइडअप करने का लगातार प्रयास किया गया। 5 साल तक बीजेपी में एक चेहरा था नहीं जो नेतृत्व कर सके। गजेंद्र सिंह शेखावत के भी दौरे रहते हैं, वसुंधरा राजे के भी रहते हैं। वो जो एक चेहरे की तरफ नहीं जाना, वसुंधरा राजे बीजेपी में पावरफुल नेता है, उनका पूरे राजस्थान में उनके चेहरा एक पावरफुल चेहरा है। तो ऐसे में बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान यही रहा कि उन्हें समय रहते अगर वो वसुंधरा राजे को आगे करते तो जरूर बीजेपी अधिक सीटों तक पहुंच सकती थी। लेकिन ये कहें कि बीजेपी ने जो अपना नुकसान किया वो खुद ने ही किया है। दूसरा क्या होता है, जब किसी भी राज्य में, एक और तो आप सामने देख रहे हो अशोक गहलोत एक ही चेहरा है, सचिन पायलट साइडअप है, अशोक गहलोत एक ही चेहरा है और लगातार 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। इस चुनाव में भी वो लीड कर रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, धुआंधुन सभाएं हो रही। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जो 5 साल तक करना चाहिए था, उसके बाद में इन चुनावों से पहले के ये कहें कि वसुंधरा राजे अगर आगे आती, एक नया चेहरा कहें कि इस चुनावों में वसुंधरा राजे का जो चेहरा है, जो पावरफुल चेहरा है, वो नजर आता तो एक बीजेपी के लिए प्लस था। लेकिन बीजेपी उसमें जरूर देरी हुई है। ये कहें कि बीजेपी के लिए जो समीकरण बनने चाहिए थे वो बन नहीं पाया। लेकिन मुझे ये लगता है कि दोनों पार्टियां आपस में टक्कर देगी एक दूसरे को, क्योंकि होता क्या है, कई सीटें कांग्रेस कोई गलत दे देती है, कई जगह बीजेपी सीटें गलत दे देती है। बीजेपी की सीट की बात करो आप, बीजेपी की सीट की बाड़मेर की बात करिए, एक नया चेहरा उतार दिया गया है, प्रियंका वहाँ पे जबरदस्त टक्कर दे रही है। ये कहें कि वो हो सकता है बीजेपी से आगे रहे, ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, चुनाव है। तो ऐसे में ये जो सीटों की जो गलतियां हुई है वो बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक, और अगर कहीं पे कांग्रेस ने गलतियां की तो कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक है। एंड ऑफ यही है, बीजेपी इस बार माहौल बना लेती अगर वो समय रहते वसुंधरा राजे को आगे करती या कुछ और होता। दूसरा क्या होता है, एक ही चेहरा नहीं होने के कारण एक और अशोक गहलोत एक ही चेहरा, तो एक चेहरा लीड कर रहा है, इसमें कोई नेतृत्व करने वाला एकदम से नहीं था।
मोदी का चेहरा नेशनल जो चुनाव है, जो ये कहें कि राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं, देश के लोकसभा के जो चुनाव है, उसमें मोदी का चेहरा ठीक है। लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव है, एक राज्य के चुनाव है, तो उसमें मुझे लगता है कि मोदी का चेहरा इफेक्ट जितना असर लोकसभा के चुनाव में करता है, उतना असर विधानसभा के चुनाव में नहीं होता है। अगर होता है तो मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, आपको पता है 2018 का चुनाव देख लीजिए, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जबरदस्त मोदी का क्रेज रहा, सरकार बनी, जबरदस्त सीटें मिली। लेकिन 2018 में वही बीजेपी से दानाराम चौधरी को उतारा था, लेकिन हार गए। और ये भाई मंत्री सुखराम बिश्नोई वहां से जीते और मंत्री बने। तो देखो होता है, अब आप कहेंगे कि जीवाराम चौधरी ने बगावत की उसके कारण हारे, लेकिन मोदी का चेहरा इफेक्टली तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे, असर लोकसभा के चुनाव में जितना होता है उतना जो असर है वो राजस्थान के चुनाव में या जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं हर राज्य में, वहां पे इतना ज्यादा असर नहीं कर सकता। गुजरात एक अलग चीज है, गुजरात उन्हीं का है, वो पहले वहां पे मुख्यमंत्री रहे, तो वो एक अलग मान सकता है। लेकिन राजस्थान में उतना असर नहीं होगा। समय रहते अगर बीजेपी इस ओर जाती तो जरूर प्लस थी। आज भी ऐसे माने तो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रही है। पिछली बार के समीकरण ये थे कि कांग्रेस की पूरी सीटें नहीं आई पाई थी, फिर गठबंधन से सरकार बनी, तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ये तो चुनावी माहौल है, हर किसी की नज़र इस पे बनी हुई है। राजस्थान के चुनावों पे अशोक गहलोत पूरी भरपूर मेहनत कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार रिपीट कर सके, पूरा प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत की बात सुनिए आप, चिरंजीवी योजना, न जाने ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आए हैं। और चुनावी माहौल में आपने देखा होगा महंगाई राहत शिविर, तमाम चीज़ों को फोकस करने की कोशिश की है। लेकिन कमजोरी ये रही कि पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा है, गुजरात के मुकाबले यहाँ ज़्यादा है। तमाम चीज़ें हैं, आप वाहन खरीदते हैं, टैक्स ज़्यादा है, तमाम चीज़ें किस में प्लस है किस में माइनस है। सरकार जब चलती है तो कमजोरियाँ भी होती है और अच्छाइयाँ भी होती है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं लाती है तो कुछ नेगेटिविटी भी होती है। लेकिन इस बीच फिर भी आप मोदी का नरेंद्र मोदी का जो दौरा होता है, पिछली बार अभी बाड़मेर जिले में हुआ है, उससे पहले जोधपुर में देखने को मिला। इन चुनाव को लेकर तमाम जगह वो सभाएं संबोधित कर रहे हैं। मोदी का क्रेज तो है, लेकिन एक विधानसभा चुनाव में पार्टी एक चेहरे को आगे करती है, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे अशोक गहलोत लीड कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर वसुंधरा राजे करती तो बीजेपी के लिए प्लस होता। अब मैं एक अंतिम आंकड़ा जानना चाहूंगा। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जालोर और सांचौर के अंतर्गत 5 विधानसभा आती है, जिसके अंतर्गत 4 भाजपा और 1 कांग्रेस रही थी, ये स्कोर रहा था। अब क्या लगता है 2023 विधानसभा चुनाव में क्या स्कोर रहेगा? देखो, अभी से कुछ कहना आसान नहीं है। देखो, एग्जिट पोल एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपन अगर विश्लेषण पे जाएंगे तो विश्लेषण यही है कि दोनों पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी है वो एक दूसरे को टक्कर दे रही है। सांचौर के समीकरण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन 4 जो सीटें हैं, उन 4 सीटों पे कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देगी, ज़बरदस्त टक्कर देगी। और जालोर में ज़रूर जोगेश्वर गर्ग एक प्लस मान सकते हैं, लेकिन उसमें ये सटीक विश्लेषण में कभी नहीं हो सकता कि जोगेश्वर जीत रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कभी, क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ कमज़ोर नहीं है। कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। और ये कहें कि कांग्रेस के भी वहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में हैं, उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो कांग्रेस भी कमज़ोर नहीं है, बीजेपी को बाकायदा वो चुनौती देंगे, एक टक्कर ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। लेकिन बात जब अनुभवी चेहरों की आती है तो जोगेश्वर गर्ग एक अनुभवी चेहरा है, रमीला मेघवाल एक नया चेहरा है, रामलाल मेघवाल पूर्व विधायक जो है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े। पवनी मेघवाल कितना बीजेपी को नुकसान कर पाएगी वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों पार्टियों के लिए नुकसान तो दोनों उम्मीदवार जो ये चुनावी मैदान में ये करेंगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर पवनी मेघवाल वोट कम लेती है तो बीजेपी को फायदा होगा। जिस तरीके से जोगेश्वर गर्ग चुनावी मैदान में है, एक अनुभवी चेहरा है, तो जरूर मैं मानता हूँ कि एक ये समीकरण जो है, जालोर का जो समीकरण है, वो अपन अलग मान सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ टक्कर है, टक्कर है। दोनों जालोर की सीट पर टक्कर है, और की सीट पर टक्कर मैं मानता हूँ। तो 500 सीटों पर टक्कर है। सांचौर का क्या होगा हर कोई जानना चाह रहा है। सांचौर एक बड़ी हॉट, मारवाड़ की ये बड़ी हॉट सीट बनी हुई है। हाँ, और एक रोचक मुकाबला है। एक तरफ देवजी पटेल है तो दूसरी तरफ सुखराम बिश्नोई है, तो तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जेडी ग्रुप है। एक नया नामांकन किया गया है। देखो, युवाओं में काफी नाम है, जेडी ग्रुप, जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी। देखो, इसको आप जितना बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, जीवाराम चौधरी एक अनुभवी चेहरा थे। एक ये भी मान सकते थे कि जीवाराम चौधरी जब 2 बार विधायक रह चुके, एक बार बीजेपी से रहे, एक बार निर्दलीय जीते थे। दानाराम चौधरी एक नया चेहरा थे और पहली बार 2018 में ही टिकट मिली, 3 महीने पहले आए थे, फिर भी उन्होंने वोट अच्छे लिए 2018 के चुनाव में। तो ये तमाम समीकरणों को अपन को समझना भी होगा।
देखिए, दोस्त कब दुश्मन बन जाए, दुश्मन कब दोस्त बन जाए, कह नहीं सकते। 2018 में आमने सामने थे, ठीक है, अब 2018 में आमने सामने थे, 2023 में साथ हो गए। देवजी पटेल दानाराम के साथ में थे, भरसक प्रयास किया था चुनावी मैदान में। पिछली बार जब देवजी पटेल ने दानाराम चौधरी को जब टिकट दिया था, तो देवजी पटेल ने पूरा प्रयास किया था। अब देखिए होता क्या है, जीवाराम चौधरी दानाराम चौधरी एक दूसरे के विरोधी थे, एक हो गए, और जो आपस में दोस्त थे दानाराम चौधरी और देवजी पटेल, वो दुश्मन हो गए। तो राजनीति है, राजनीति में ये टिकट और बाकी चीजें, जो वर्चस्व की लड़ाई जो होती है, वो न जाने कहां से कहां तक ले जाती है, कहानियां लंबी है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये जरूर है, मुकाबले रोचक होंगे। शमशेर अली भी इस बार पहली बार चुनावी मैदान में देखने को मिले। कांग्रेस के लिए ये एक नुकसान जरूर है, लेकिन अब कितना नुकसान होगा उसका कोई पैमाना अभी मैं मान नहीं सकता। आने वाले 1-2 दिनों में, 4 दिनों में भाजपा के जरूर 2 जिलाध्यक्ष की मैं बात करूंगा। 2018 में रविंद्र सिंह बालावत थे, जिन्होंने 4 सीटें दिलाई थी। अब वर्तमान के अंदर सरवण सिंह राव जिलाध्यक्ष है, क्या लगता है कि वो कितनी सीटें दिला पाएंगे? देखो, जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करना एक अलग बात होती है, सीटें आना एक अलग बात है। उन्होंने रविंद्र सिंह बालावत, मगर ये तो कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में 4 आई थी रविंद्र सिंह बालावत जी नहीं, के। देखो, रविंद्र सिंह बालावत के कार्यकाल में 4 आई थी, ये स्पष्ट है। रविंद्र सिंह बालावत भी एक अनुभवी चेहरा है, सरवण सिंह राव भी एक अनुभवी चेहरा है, दोनों मैच्योर राजनेता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, जब समीकरण बदलते हैं तो जिला अध्यक्ष एक अलग अपनी भूमिका तो संगठन के तौर पर तो होती है, लेकिन टिकटों का खेल है, पूरा सब कुछ समीकरण टिकटों पर बनता है। आप किसे उम्मीदवार उतार रहे हैं, जो पार्टी उम्मीदवार उतार रही है उस पर होता है। देवजी पटेल, जैसे आपको पता ही है, दानाराम चौधरी, जीवाराम चौधरी टिकट मांग रहे थे, देवजी पटेल को दीजिए। हालांकि मेरा कयास तो पहले से ही था कि देवजी पटेल को टिकट मिल सकती है, क्योंकि 2018 के समीकरण को आप जब देखेंगे, एक दूसरा खड़ा होना, दोनों का हारना, तो बीजेपी का नुकसान था। और उसी को मुझे लगता है कि एक नया, ये कहें कि एक नया जो प्रयोग है बीजेपी ने किया है, सांसद जो उतारे, पहली सूची में जो सांसदों के नाम आए, सांसद को जिस तरीके से सांचौर से देवजी पटेल को उतारा गया, तो एक नया प्रयोग था। नया प्रयोग में देखते हैं क्या होता है। देवजी पटेल भी ये कहें कि वहीं के रहने वाले हैं, जाजूसन के निवासी हैं, तो लेकिन ये जरूर है कि जब दोनों नेता नाराज हुए तो उनके समर्थकों ने देवजी पटेल का विरोध भी किया, सब कुछ देखने को मिला। वो विरोध तो हुआ, लेकिन बीजेपी जब टिकट देकर चुनावी मैदान में देवजी पटेल को उतारा था, उस दिन से और आज दिन में फर्क पड़ा है। वो कितना प्लस गैप को आप मानते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट होगा। और अगर वो ज़्यादा प्लस होता है तो जीवाराम चौधरी का नुकसान होगा, और जीवाराम चौधरी का नुकसान होता है तो हो सकता है कांग्रेस का फायदा हो जाए। लेकिन उधर शमशेर अली भी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे, तो रोचक मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है, बाजी किसी के हाथ में भी जा सकती है। अब कौन होगा विधायक, कौन बनेगा, क्योंकि देखो दूल्हे तो 4 ही तैयार है, बिल्कुल, एक भी कम नहीं है, चतुष्कोणीय मुकाबला है। हाँ, और पूरे एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ताज तैयार पड़ा है, जब रिजल्ट आएगा ताज वही पहनेगा जिसे जीत मिलती है। जनता का जनार्दन है, जनता, अशोक गहलोत कहते हैं, आपने सुना होगा, जनता माई बाप है। तो माई बाप है जनता नेताओं की। जब वोट देती है तो ऐसी देती है, किसी को बाहर निकाल देती है और किसी को विधानसभा में भेज देती है। जी वरुण जी, ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे पत्रकार साथी लूणाराम जी दर्जी, जिन्होंने 5 विधानसभा सीटों पर विश्लेषण बताया और राजस्थान की कई सीटों पर बात की।